अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, PSL इज गोइंग ऑन। आधा PSL हो चुका है, अब आधा PSL बाकी है। वी आर डाउन टू 17 मैचेस और अब ये 18th मैच आज खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और जिस तरह अभी ट्रैक रिकॉर्ड है कि मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा भारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुकाबले में, इस दफ़ा लगता है सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स मुल्तान सुल्तान के ख़राब हो जाएंगे बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। द हाइस्ट सुल्तान of Multan, which is Mohammad Rizwan, is not playing at his par and he is the captain of the team. तो वो काम नहीं हो पा रहा उस तरह। जबकि जब आप नंबर ऑफ रन्स पे देखते हैं तो हाईएस्ट रन गेटर ऑफ PSL इज मोहम्मद रिजवान, बट द टीम इज एट द बॉटम। बात करेंगे इस मैच के हवाले से भी और भी हमारी डिस्कशन होगी PSL के हवाले से। पाकिस्तान इंडिया के हालात इस वक्त कहाँ, किस तरफ, किस करवट बैठ रहे हैं, क्या मोड़ है, इसके हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने पाकिस्तान इंडिया का जिक्र किया, पाकिस्तान के कई नामवर क्रिकेटर्स जिनमें शोएब अख्तर भी शामिल हैं, बासित अली, राशिद लतीफ़ और दीगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को उनकी रसाई महदूद की गई है यूट्यूब चैनल्स की। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब, अगर आप इन क्रिकेटर्स के यूट्यूब तो बैन कर देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे उर्वशी रोटेला का और सोनम बाजवा का? क्या उनके दिलों से आप नसीम शाह को निकाल सकते हैं? क्या वही नहीं उन जैसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों भारतीय शायकीन क्रिकेट जिनके दिलों में शाहीन अफरीदी है, जिनके दिलों दिमागों में बाबर आज़म है, जिनके दिलों दिमागों में हारिस रऊफ़ है, जिनके दिलों दिमागों में सलमान अली आगा है, जिनके दिलों दिमागों में जावेद मियादाद, इंज़मामुल हक़ हैं? क्या आप उनके दिलों से उनको निकाल सकेंगे? अगर नहीं निकाल सकेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप हार रहे हैं। और अगर आपको और आपके मीडिया को अपने इस वक्त में, जो कि आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, दानिश करेरिया जैसे क्रिकेटर्स की गवाही की ज़रूरत पेश आ गई है, तो यकीन मानिए फिर बेहतर यह है कि सुलह कर लें और हार मान लें। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। गुज़रे हुए चंद घंटों में जिस अंदाज़ में आपने और आपके मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी के ऊपर हमले शुरू किए हैं, अगर आप अपना मीडिया उठा कर देखें, आप पे तमाम बड़े चैनल्स और आप पे तमाम नुमायाँ और नामी ग्रामी सहाफ़ी जो कि सहाफ़त करते हैं और जिनका काम है कि उन्होंने हक़ और सच को दुनिया के सामने रखना है, किस अंदाज से आप पाकिस्तान के इस साबिक़ कप्तान को, जो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की और पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदाराना रियासत की तर्जुमानी कर रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल जो कि हर बाशऊर शहरी भारत का भी आपसे पूछ रहा है। आपने उन सवाल उठाने पर उनके ऊपर किस तरीके से इल्ज़ाम तराशी शुरू किया है, ये काम यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ना तो आप पाकिस्तान के शहरियों को उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर आपको अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी तरीके से हमलावर होने की इजाज़त देंगे। और अगर आपने कोई ऐसी जुर्रत की तो आज सुबह जो किया है, आपका जो एक जासूसी करने वाला आला आपने फ़िज़ा में भेजा था, जैसे उसको गिराया है, ये आपको अभिनंदन की याद ज़रूर इसने दिलाई होगी। आप शाहिद आफरीदी के बयानात को और आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के बग़ैर वर्दी पहने एक फ़ौजी हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कौन आया है तो कहना कि शाहिद आफरीदी आया था। बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ ना। रेहान भट्ट साहब, पाकिस्तान टीम के साबिक़ कप्तान। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, गुज़िश्ता कई घंटों से बिलखुसूस चूँकि आप गुफ्तगू कर रहे हैं और भारतीय मीडिया, उनके मीडिया के लोग, इवन उनके क्रिकेटर्स भी, शेखर धवन भी और दूसरे लोगों ने भी जो आपने कहा इस मौजूदा हालात के तनाजुर में, उस पर अपने ख़यालात का इज़हार किया, कहा ये बग़ैर वर्दी के ये फ़ौजी हैं शाहिद आफरीदी। तो बग़ैर वर्दी के तो 25 करोड़ आवाम फ़ौजी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क का हर लिहाज से दफ़ा करने के लिए। मुल्क हमारा घर है ना यार, हम घर में किस तरह किसी को बग़ैर इजाज़त के आने दें? हाँ, आप इज़्ज़त से आ जाओ, इज़्ज़त भी देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ। लेकिन बदमाशी और अपने आप को ये समझते हो कि आप इस रीजन के अंदर बदमाशी करोगे, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझोगे, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कामयाबी, आपके लोग बढ़ रहे हैं आगे, खुशी हमें इस बात की। लेकिन अगर दूसरा कोई बढ़ना चाह रहा है तो उसकी टांग खींचना या उस मुल्क के हालात ख़राब करना, क्या ये ज़ेब देता है आप लोगों को? क्या पढ़ी लिखी कौमें ऐसे करती हैं? एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास तो मेरा ये मुल्क है, मेरे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए।
ये मेरे खून के अंदर है। मुझे चाहे वहाँ से ना, मैं वहाँ से कमाता हूँ इंडिया से, ना मेरा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो मुझे तो इन चीज़ों की इशू ही नहीं है, ठीक है ना। राज़िक रब रहीम मेरा परवरदिगार है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये मुल्क है, इस मुल्क की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक इस मुल्क से ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ है ना मेरे लिए, ना मेरी फैमिली के लिए, ना 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ है। मुतालबा कर रहे हैं इंडियन मीडिया के शायद आफरीदी का चैनल भी, यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन कर दिया। कर दो बंद, मुझे तो कोई इशू नहीं। मैं कौन सा इतना प्रोफेशनल तरीके पैसों की कमाई के लिए तो मैंने यूट्यूब नहीं बनाया हुआ। अपनी कुछ चीज़ें फैमिली की या फाउंडेशन की चीज़ों को मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ, या पाकिस्तान जहाँ घूमने फिरने जाता हूँ उन चीज़ों को शेयर करता हूँ लोगों के साथ, फैंस के साथ। मैंने सोशल मीडिया पैसे कमाई के लिए नहीं बनाया हुआ। तो हालात जिस तरह के हैं रेहान, जिस तरह चीज़ें ऑब्वियसली कशीदगी बढ़ गई है, एंड जब भी हम किसी खेल की बात करते हैं, खेल की बात एक तरफ है बट साथ साथ ऑब्वियसली मुल्क की बात आती है। सो अभी इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आप किधर देख रहे हैं? देखिए सवेरा, इंडिया ने हमेशा ही कोई ना कोई शरारत की है, और उस शरारत के बाद फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी सिनेरियो, जो भी सीन, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसको बड़े हम जिससे शाहिद भाई ने बात की है, जैसे हम जितने स्पोर्ट्समैन हैं, हम बिल्कुल बग़ैर वर्दी के फ़ौजी हैं और हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे हमें नज़र आएगा कि जी इनको जितना मुंह तोड़ जवाब देना है उतना हम देंगे भी। और इंशाल्लाह ताला जितने भी ये सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं है, ये सिर्फ पूरे जितने हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, जिसमें आप अरशद नदीम को ले लें, जितने भी हैं हमारे स्विमर्स हैं और जितने वो सब खड़े हैं। हमारे साथ जहांगीर साहब आए हुए थे, वो शामिल थे स्क्वॉश की रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये पाकिस्तान मेरे ख्याल से कि मैं 3 साल के लिए हॉलैंड लीग खेलने गया था, तो मैं 3 साल के बाद जब वापस आया, मैं छोड़ के आ गया था वहाँ पे सारा कुछ। और जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज ऑफ क्योंकि पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत, हम ये इसके बगैर नहीं रह सकते। तो जिस घर के बगैर आप नहीं रह सकते, उस पर कोई अटैक या कोई बात करेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? सो वेरी सिंपल एज दैट। और इससे बड़ी अपने मुल्क से मोहब्बत का लेवल डिफरेंट है, दो के इन ह्यूमैनिटी को हम भी नहीं आगे बढ़ाते। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमन, जाहिर सी बात है, कोई कोलैटरल डैमेज में अगर किसी की जानें जाती हैं, इंसानी जानें जिनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। मगर उस मजम्मत के साथ साथ जो है हम इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क के लिए भी नहीं सुनते। सवेरा बात यह है कि हम जो है ना, ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफ़ी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि वो तो ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हमारा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत जंग में काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी अरसे से। देखें, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है, ना कोई मजहब करता है। और जितना हमने पर्सनली सफ़र किया है, हमने 80-90 हज़ार लोगों को शहीद हुए हमारे। APS को कौन भूल सकता है? मतलब आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये सवेरा, तो हम तो दहशतगर्दी का मुकाबला कितने अरसे से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम तो अगेंस्ट, हमारा मजहब अगेंस्ट है। हमारा मजहब अमन की बात करता है, हमारा मजहब है ही अमन का नाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, अमन की बात की उन्होंने कि अल्लाह अमन नसीब कराए इस ज़मीन को। तो हम तो अमन पसंद लोग हैं। बात वही है, बदमाशी। सवेरा, मैं दुनिया में बहुत ट्रैवल करता हूँ, आप यकीन करें, इंडियंस मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, इतने इज्जत से, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, उनसे जब भी मेरी बात होती है ना, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा कि किसी ने कोई मोदी की तारीफ़ की हो। सब कह रहे हैं कि यार हम इससे तंग हैं। इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा तबका, इंग्लैंड अमेरिका मुझे मिलता है, आते हैं, विजिट पे भी होते हैं, और जो लोग रहते हैं। कल की अगर मैं बात करूँ आपसे, वैसे ही बात कर रहा हूँ, कल मैं बैठा हुआ था, वाघा गेट पे ही बैठा हुआ था, तो करीब ही थी इंडियन बॉर्डर गेट। तो वहाँ से मैंने देखा उनकी जो आर्मी जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है, उसने मोबाइल यूँ किया हुआ था, मेरी तरफ किया। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं किसकी वीडियो बना रहा है, तो उसने देखा कि जूम कर रहा था। वो पता चल जाता कि आप जूम कर रहे हैं, बिल्कुल करीब ही था। तो मैंने कहा मेरी तरफ तो नहीं कर रहा, पर मुझे लगा नहीं मेरी तरफ ही कर रहा। मैंने कहा चलो चेक करके देखता हूँ इसको। तो मैंने इसको यूं करके हाथ हिलाया, तो उसने भी मुझे यूं करके हाथ हिलाया। कहने का मतलब है कि लोग आपस में मिलना चाहते हैं, वो एक दूसरे को हम पसंद करते हैं। हमारी शादी कोई इंडियन गानों के बगैर होती है? हमारे किस घर के अंदर इंडियन मूवीज नहीं चलती? हम आप लोगों के स्टार्स को कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। इसी तरह आप लोग भी करते हैं हमारे स्टार्स की वैल्यू। ऐसी नहीं है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है इंडिया के अंदर, बहुत इज्जत मिली है। मैंने उस फौजी का देखा कि यार ये बॉर्डर पे खड़ा है, फौजी वर्दी पहना हुआ है, लेकिन उसने मुझे हाथ हिलाया। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने ट्राई किया, उसने मुझे हाथ हिलाया।
कहने का मतलब ये है कि हम आपस में रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, सारा कुछ, लेकिन बदमाशी नहीं करो। आप तरक्की कर रहे हो, दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन हमारे रास्तों को ना रोको, हमारे लिए रुकावटें ना खड़ी करो। बिल्कुल, प्यार मोहब्बत के साथ रहना, ये मैसेज एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 100 बार ये मैसेजेस जो हैं वो पास थ्रू हो चुके हैं। अमन की आशा, तो समझौता एक्सप्रेस, दिस हैज़ बीन हैपनिंग, और लोग मोहब्बत से मिलते हैं। जब आप बाहर जाके मुल्कों में देखते हैं तो शायद बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं पाकिस्तानी और इंडियंस, आपस में जुड़ के रहते हैं। तो क्यों नहीं, जब बॉर्डर पे आसपास अपने मुल्कों में क्यों नहीं हम इस तरह पीसफुली रह सकते। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि दिल वाले हैं पाकिस्तानी सारे, बिकॉज हम पीस की बात करते हैं, हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम आहंगी की बात करते हैं। और रेहान, जिस तरह जब बाहर आप 3 साल आप भी रहे बाहर, कितना ज़्यादा वहाँ एक यूनिटी दिखती है, कितनी यूनिटी रहती है पाकिस्तान और इंडियंस जब साथ होते हैं। दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप क्यों हम अपने अपने मुल्कों में नहीं रख सकते उस तरह? नहीं, बिल्कुल। आप जब, जैसे आपने 3 साल का बाहर, तो मैं 14 साल 15 साल का मेरे कैरियर तो रही बाहर हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब इंडियन से आप मिलते हैं ना, तो वो जिस जोश से और जिस जज्बे से आपसे मिलते हैं, मेरे ख्याल से कि हॉकी टीम में एक उनका धनराज पिल्ले है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो जब मिलने आते थे तो धनराज के पास इंडियन अगर मिलने आए, उन्होंने कहा है कि हमें सुहेल अब्बास से मिलना है, हमें रेहान भट्ट से मिलना है, हमें शकील अब्बासी से मिलना है। तो वो धनराज खुद लेके हमारे पास आता था उनसे मिलाने के लिए। और जब मैच हो रहा होता था, जब मैच खेल रहे होते थे हम, तो मैच जैसे ही ख़त्म होता था उसके बाद इंडियंस हमें कह रहे होते कि आज शाम को आपने हमारे साथ डिनर पे जाना है। तो ये बाहर का कल्चर अगर आप देखेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि कोई ये इंडियन है या पाकिस्तानी है या कुछ ऐसी चीज़ है। आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, और रियलिटी बेस्ड मूवीज़ हैं कि जिसमें रूममेट्स हैं इंडियन और पाकिस्तानी, आपस में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सारा कुछ करते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो अब एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये जो मोदी साहब ने एक स्टार्ट किया सिस्टम, और मोदी साहब तो पहले भी बहुत ख़िलाफ़ थे मुसलमानों के और इन चीज़ों के, हमेशा ही उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो अगर आप पंजाबियों की उनकी बात सुनते हैं, अगर आप सिद्धू को सुने, अगर आप उनके जो हॉकी प्लेयर हैं पंजाबी, उसमें आप उनकी बातें सुने, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पाकिस्तान ठीक है, मोदी साहब गलत हैं जो सारी हरकतें यहाँ काम कर रहे हैं। तो लिहाजा बात सिर्फ इतनी है, ये जो भी कर रहे हैं, ये जो चाहते हैं, एक दफ़ा खुल के सामने आ जाए। हम थक चुके हैं, और जैसे शाहिद भाई ने कहा, हमारी आवाम तो जंग के लिए तैयार बैठी हुई है। तरक्की वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो करें तरक्की, वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लड़ना हमसे तो फिर लड़ लेना यार। ये जो एक बीच में एक टेंशन, एक मुहूर्त, वो भी आपने कहा कि 30 तारीख का मुहूर्त उन्होंने कहा कि बड़ा शुभ निकलेगा हमारे लिए, या कोई चीज़ है, तो वो 30 हो, 29 हो, 28 हो, जो भी है, वो अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ लेंगे। बीच में जो कीड़ी काटा इन्होंने डाला हुआ है ना, इसको ख़त्म करें। जैसे ही आपने भी कप चाय का रखा हुआ है। हाँ ना, ये तो ज़रूरी है, दिखा के पियो। ज़रूरत पड़ी तो फिर पिला देंगे। उन्होंने क्या पानी रोकना है? हाँ। चाय बनाएंगे किसके लिए? उनके लिए। फिर बनाएंगे किस चीज़ में उनके लिए? पानी आएगा उनके लिए चाय बनानी है। यार असल बात यह है कि रेहान ने भी बात की है, इतना प्यार मिला है हमें उन लोगों से, अभी तक मिलता है उनके इंडियन। इशू उनके लोगों का नहीं है, उनके जो बड़े हैं, जो एंटी मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। जी बिल्कुल। आप हिस्ट्री देख लो ना उसकी, मोदी की। आप गुजरात से हिस्ट्री देखते हुए आओ, अभी भी बलडोज़र मस्जिदों में। यार हमने यहाँ पे किसी मंदिर के कुछ की है? हमारे हिंदू कम्युनिटी खुश हैं, हमारे साथ ही रहती है। कोविड के अंदर जब पूरा लॉकडाउन हो गया था, मेरा सबसे पहले राशन का ट्रक हिंदू कम्युनिटी में गया, आज भी ऑन रिकॉर्ड तस्वीरें सब कुछ मौजूद है। मैं सबसे पहले उनके पास गया, उसके बाद क्रिश्चियंस के पास गया, एंड देन फिर मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ निकला। हम और वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ। हमारी तरफ से कभी कोई तंग नहीं किया गया, ना कभी किसी ने सुना है। तो वहाँ पे क्यों मुसलमानों के ये हालात हैं, किस वजह से? और ये सिर्फ मोदी की वजह से क्यों है? उससे पहले भी रहे हैं, कोई ऐसे हालात नहीं, लेकिन मोदी ने कुछ गंदा ही काम शुरू कर दिया। आप अच्छा, क्या रेपुटेशन इंडिया की इस वक्त?
कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, कतर में देख लो, यूएसए में देख लो, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से कि यहाँ पे आके गन मचा रहे हैं। तो तुम क्यों गन मचा रहे हो भाई? हर जगह तो पकड़े जा रहे हो तुम। हर जगह पकड़े जा रहे हैं। और पाकिस्तान टीम के कोच के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, तफसीलात लेते हैं। हमारे नुमाइंदा समा के कादिर ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाफिज साहब ज़राए में बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए मुशावरती अमल जारी है और पीसीबी हेड कोच के लिए दरख्वास्तों की डेडलाइन खत्म होने का मुंतज़िर है, जबकि पीसीबी ने 4 मई तक दरख्वास्तें तलब कर रखी हैं और 4 मई के बाद कौमी टीम के हेड कोच की तकर्री होगी। न्यूजीलैंड के माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं, पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि हेड कोच के लिए मुशावरती अमल में माइक हैसन की तजवीज़ दी गई है और मुमकिन तौर पर माइक हैसन ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच होंगे। जबकि माइक हैसन जो है वो उनको वाइट बॉल क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और पाकिस्तान टीम की अगली असाइनमेंट जो है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज है और 5 T20 मैचेस की सीरीज के 2 मैच फैसलाबाद और 3 मैचेस लाहौर में ही होंगे। जबकि इस हवाले से जो स्क्वाड में जो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जो हमें ज़राए बताते हैं कि स्क्वाड में जिनका नाम आएगा उनमें साजिदा फरहान, हुसैन तलत, हसन अली, फहीम अशरफ और अली रजा जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शामिल होंगे। कादिर, जहां आपने कहा है कि कोचेस के नामों में जो है वो माइक हैसन का नाम टॉप पे है, और कौन कौन से नाम हैं ऐसे, और कौन कौन से कोचेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया? देखिए 3 से 4 जो ऐसे फॉरेन कोचेस थे, क्योंकि ये मैं तमाम तर चीजें क्लियर कर दूं कि किसी लोकल कोच से कोई रास्ता नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े थे उन्होंने 2 टोकल पास में ये कह दिया था कि किसी लोकल कोच को पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं संभाली जाएगी, जिसके बाद अगर आप देखा हो कि गैरी केस्टन और जो जेसन गिलेस्पी थे, जब उनके साथ मामला बिगड़ा था और पूरी दुनिया में जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाया था और जो बयान अपना दिया था, उसके बाद से तमाम जो कोचिंग स्टाफ था पूरी दुनिया का वो थोड़ा सा घबरा रहा था पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के हवाले से, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, किसी किस्म की जो है वो बातचीत हो नहीं रही थी और मुकम्मल जो है वो जिस तरह इंटरनेशनल डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जो कोचेस से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लाहौर कलंदर्स के जो हेड कोच हैं उनसे भी रब्ता किया गया था। इसी तरह जो है वो अभी जो माइक हैसन के साथ गुफ्तगू की जा रही थी। माइक हैसन का जो नाम है वो इसीलिए कंफर्म बेस पर आ रहा है क्योंकि माइक हैसन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, कप्तान हैं और नायब कप्तान हैं T20 के, वो ऑलरेडी उनकी टीम में से खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। शादाब खान भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, तो मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल चुके हैं और ऑलरेडी। ख्वाजा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों से मशवरा कर रहा है कि किसको कोच लेना चाहिए? नहीं, देखें अभी तक ऐसा कोई मशवरा पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से नहीं किया गया। ये चेयरमैन के और उनके जो CEO हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और बाकायदा तौर पर 1-2 दफा उनसे बातचीत भी हुई है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को माइक हैसन ने काफी मुतासिर किया और आपको पता है कि माइक हैसन काफी धीमे मजाज के हैं, जो आगे से एग्रेसिव नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू भी की और प्लेयर्स भी उनसे सेटिस्फाई हैं। देखिए ये चीज उनसे सजेशन जरूर मांगी गई थी। जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, जो ज़राए हमें बताते हैं कि सलमान अली आगा हैं, शादाब खान नायब कप्तान है, तो प्लेयर से सजेशन जरूर मांगी गई थी। और दूसरी तरफ जो बड़ी चीज है वो ये है कि रिजवान और बाबर आजम को जो है वो T20 स्क्वाड में शामिल ना किए जाने का इम्कान है। जो बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 स्क्वाड अनाउंस करेंगे उसमें उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनको अभी तक प्लान में सिलेक्शन कमेटी का वो हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एक हैसन सबसे ऊपर नाम जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, बट लाला अभी ही पास्ट में हमने देखा गैरी कर्स्टन के साथ जो सारा कुछ हुआ, जो जेसन गिलेस्पी के साथ जो सब हुआ, उस वक्त ये कहा गया कि नहीं जी अब हमारे अपने लोकल कोचेस रखे जाएंगे, हम फॉरेन कोचेस की तरफ नहीं जाएंगे। इतनी बदमज़गी हुई और उसके बाद फिर हम फिर फॉरेन कोचेस की तरफ जा रहे हैं। ये तो सवाल हकीकत में बनता PCB से ही है कि आपकी एक स्टेटमेंट ये है एंड देन फिर आप इसी तरह बाहर के कोच रख रहे हैं। सवेरा मैं फिर कहूँगा कि यार आप जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लें, क्योंकि बड़े डिसीजन होते हैं, आप अपना टाइम लें हायरिंग में। आपने जब डिसीजन ले लिया देन फिर उस कोच को उस कप्तान को टाइम दे दो ताकि वो अपना पूरा प्लान कर सके चीज़ों को। ये जो कोच है न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है इनका। अच्छा, न्यूजीलैंड के लोग बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, ठीक है, काम करना भी जानते हैं
एक्सपीरियंस्ड भी है ये काफ़ी, और ठंडे दिमाग से चीज़ों को लेके चलता है। ठीक है, मेरे ख्याल में इसके लिए जिस तरह कादिर ने कहा है कि ज़ाहिर बात है पीसीबी के किसी न किसी बंदे ने शादाब और अपना सलमान आगा से, क्योंकि वो कप्तान और वाइस कप्तान है, उनसे मशवरा किया होगा। हाँ। उन्होंने बताया होगा कि हाँ ये ठीक है, या उसकी अच्छी और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई होंगी। डिसीजन पीसीबी का ही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ले रहे हैं डिसीजन, जिसको भी ले आए, टाइम दे दें उसको इज्जत के साथ लेके हाँ। और अगर भिजवाना भी है तो इज्जत के साथ करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है, सोर्सेज जो है ये क्लेम करती हैं कि माइक हैसन ने एक पूरी लिस्ट दी है। ओके। जब उनसे मीटिंग हुई तो एक पूरी लिस्ट दी है कि ये मेरी डोमेन है और मेरी डोमेन में कोई नहीं घुस। एक्सीलेंट। ये मेरी डिसीजन मेकिंग, मैं कहाँ डिसीजंस लूंगा, उसमें किसी का राइट नहीं होगा एंटर होने का। आपको लगता है ऐसी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्वाइव कर सकता है कोई? सवेरा डिपेंड करता है कि उसने उसकी लिमिटेशन है क्या, उसने कौन से कहा कि ये मेरे बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स पता चली जाती हैं चीज़ें, क्या डिमांड है उसकी। होनी चाहिए डिमांड, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी है उस बंदे की है। ठीक है, अगर आप उसको इतना अच्छे तगड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं तो जिम्मेदारी भी वही लेगा। और फिर मैं फिर वही बात करूँगा कि किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। उसको भी पता होगा कि कैरी क्रिस्टन, गिलेस्पी वगैरह क्या इश्यूज आ रहे थे। उसने भी अपनी होमवर्क करके ही गया होगा पीसीबी के साथ कि मैं ये काम, और मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन लेना है पीसीबी को भी ये रिक्वेस्ट है कोच का कि आप उसको फिर टाइम दें, उसको काम करने दें खुल के। अगर हम ये समझेंगे कि 1-2 सीरीज़ हारने के बाद फिर हम शोर मचाना शुरू कर देंगे तो वो गलत है। बाकी बांग्लादेश के खिलाफ जो भी टीम आप अनाउंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप सीनियर 3-4 लड़कों को रेस्ट दें, बिल्कुल रेस्ट दें। आपके पास इस वक्त हैं प्लेयर हैं, फास्ट बॉलरों की कमी भी नहीं है, नए टैलेंट बैट्समैन भी हैं, आप उनको चांस दें। जी रेहान भट्ट साहब, आप भी कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के, आप भी एक सीरीज़ के बाद बदल जाते हैं। बात आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी है साहब, आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। और खेल बदल जाता है, अंदाज वही रहता है। ये जो बात शाहिद भाई ने की है ना कि आप जिस मर्जी को दें लेकिन उसको टाइम दें। मैं आज कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि मुझे पाकिस्तान हॉकी टीम 4 साल के लिए दे दें। अगर 4 साल के अंदर पाकिस्तान टीम ओलंपिक क्वालिफाई ना करे, वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना करे, मैं आज के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ कभी भी नहीं आऊँगा। इससे बड़ी कोई बात है हाफिज साहब? बात सिर्फ ये है कि जो कोच लगता है या उसको पता होता है कि उसके जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर कोई बोले ना। मैं सिर्फ शायद भाई से क्वेश्चन ये करता हूँ कि शायद भाई आप ये जो बात जो भी ये कोच फॉरनर आ रहा है, सलाह रहे हैं, जो भी आ रहा है, अगर इसको सारा कुछ दिया जाता है उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है। अच्छा, मैं यही इसी सवाल पे हम जाएंगे एक ब्रेक पर। इस सवाल को आप जस्ट ग्रैब टू द आंसर टू इट, क्योंकि हमने जाना है एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले रेहान, एक सवाल आपने पुट अप किया था लाला के लिए। शायद भाई से सवाल ये किया था कि जो कोच बाहर से आता है वो अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत करता है, चीज़ें करता है, और हमारे हॉकी में और क्रिकेट में एक सिलेक्शन कमेटी बन जाती है जो एंड टाइम पे आके कहती है नहीं ये लड़का नहीं होना चाहिए, ये लड़का होना चाहिए। तो कोच को ज़्यादा पता होता है कि सिलेक्शन कमेटी को पता होता है। मैं तो इस हक में कोई सिलेक्शन कमेटी होनी नहीं चाहिए। जो कोच है वही सिलेक्शन कमेटी का हेड होना चाहिए कि उसी ने सारा कुछ करना है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो वाई सिलेक्शन कमेटी? अच्छा रेहान, सवाल बहुत ज़बरदस्त है आपका, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं हेड कोच हूँ, ठीक है ना, और सिलेक्शन कमेटी का जो बंदा है वो मेरे विजन के हिसाब से, मेरे प्लान के हिसाब से, उसका और मेरा प्लान अगर सेम होता है देन ये सफ़र इजी है चलना, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि जो हेड कोच है उसी को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए और उसके साथ 2-3 मेंबर्स होने चाहिए जो उसके लिए काम करें। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, इसकी परफॉर्मेंस देखो, इसकी परफॉर्मेंस देखो, ताकि वो, इसलिए कि हेड कोच अब डोमेस्टिक क्रिकेट, नेशनल टीम को भी संभालने मुश्किल हो जाता है। तो अगर हेड कोच के माइंड सेट और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का एक साथ मिलता है
तो बहुत अच्छा है, वरना मैं समझता हूँ कि हेड कोच ही चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। बट लाला फिर उसका अगला सवाल, हमारे यहाँ जिसको सुप्रीम पावर दे दी जाती है वो उसको मिस यूज करने लगता, तो अगर तो जो कोच है और अगर वो उस सुप्रीम पावर को मिस यूज कर रहा है तो एटलीस्ट वो जो सिलेक्टर है वो एज वॉच डॉग बैठा हुआ है वो देखने के लिए कि हाँ जी, क्योंकि बहुत दफ़ा सिलेक्टर्स ने ये कंप्लेन की, मोहम्मद वसीम ने हमारे शो पे आके कंप्लेन की कि मैंने 15 लड़के भेज दिए जिसमें से 2 लड़के पसंद के नहीं थे, उन्होंने 11 में खिलाया ही नहीं, पूरे टूर बेंच पे बिठाए रखा। तो ये भी होता रहा पास्ट। फिर इल्ज़ाम किस पे आना है? फिर इल्ज़ाम उसी पे ही आना है। अगर एक बंदे ने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदार तो फिर वही है। अकाउंटेबिलिटी कौन करता है हमारे यहाँ? नहीं को तो मेरा मतलब है वो पता चल ही जाता है, आपकी टीम के परफॉर्मेंसेस से पता चल जाता है। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये फॉरेनर्स के बारे में। फॉरेनर्स बड़े ही प्रोफेशनल होते हैं, हमारे भी मुल्क में प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन उस टाइप का नहीं हम किसी की इधर से कॉल आ गई उधर से कॉल आ गई शायद हम उस पर कान धर दें। प्रोफेशनलिज्म रहने नहीं देते, नहीं रहने देते बेसिकली, क्योंकि जो प्रेशर है ना यहाँ पे उसकी वजह से वो रहने नहीं देते। लेकिन ये जो फॉरेनर्स है ना, इन्होंने अगर चीज एक ठान ली है ना कि मैंने ये काम करना है, तो फिर उसने वो काम करना है। मैं बजाते खुद ये समझता हूँ कि फॉरेनर से गलती हो सकती है, वो बेईमानी नहीं कर सकता आपके साथ। हाँ, जैसे पहले आपने कहा कि जी एक सिलेक्टर ने कहा जी मैंने इतने लड़के भेजे या चीजें की हैं, ठीक है भेजे हैं आपने, लेकिन अगर मैं कोच हूँ उस टीम का, मैंने जवाब देना है, तो मैं ये समझता हूँ ये 13 प्लेयर बेहतर है तो मैं उन 13 को ही खिलाऊंगा और जवाब भी मैंने देना। अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे एट द एंड मेरे पे ये ब्लेम आएगा या उस कोच पे ये ब्लेम आएगा कि भाईजान ये काम इसने किया था। तो एक बंदा तो सामने क्लियर होगा ना कि यार इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इससे नहीं हो सकी। जब आपसे नहीं होती है तो वो ही कोच उठ के सिलेक्शन कमेटी वाले को कह रहा होता है कि इसकी वजह से नहीं हुई है, सिलेक्शन कमेटी वाला कह रहा होता है इसकी वजह से नहीं हुई है। तो यार एक बंदा क्लियरली जब आप उसको एक चीज दे देते हो, अथॉरिटी भी दे देते हो, तो फिर वही जिम्मेदार एक ही पेज पे होना चाहिए। एक पेज, कोच, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, ये बिल्कुल एक पेज पे होना चाहिए। तो यानी जब मिसबाह उल हक को बनाया था कोच और सिलेक्टर तो वो सही था फैसला? मिसबाह को बनाया था कोच और सिलेक्टर एक साथ बने। और जब वो था वो चीफ सिलेक्टर भी खुद ही थे, हेड कोच भी थे, बैटिंग कोच भी थे, उनको सब जिम्मेदारी कोच भी थे ना सभी थे ना, अपने आप को डांट लगाना उनको पड़ती थी। हाँ रिजल्ट पे डिपेंड करता है क्या रिजल्ट दिया उसने। हाँ नहीं आए रिजल्ट्स तो क्या आए मिसबाह उल हक की कोचिंग और वो 2-3 साल रहे, लेकिन नतायज पाकिस्तान की क्रिकेट आज नीचे। अच्छा रेहान, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ये कहता है उसको, वो कहता है इसको, लेकिन पाकिस्तान हॉकी में तो ये सारे लोग एक दूसरे को पता नहीं दर्जनों मरतबा कह चुके हैं। मैं आपको हाफिज साहब ये बात पहले भी कभी वो कोच होता है, कभी वो सेक्रेटरी होता है। मैंने इसी वजह से हॉकी पे बात करना ही छोड़ दिया। मैं हॉकी पे बात इसी वजह से नहीं करता हूँ कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं, जो भी बात आप सही पेज पे करते हैं। क्योंकि पहले मैंने आपको एक बात दी कि इजलान शाह में टीम नहीं गई, उसके बाद अगला टूर भी जो है अब खतरे में है, क्योंकि इजलान शाह पे इस वजह से नहीं गई टीम क्योंकि सेक्रेटरी का जाना और प्रेसिडेंट का जाना बड़ा ज़रूरी था, वरना तो पाकिस्तान टीम का कुछ होना ही नहीं था। निगरानी करते हैं, खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं साथ जाके, देखें घूमते हैं। मेरे ख्याल से कि हॉकी में ना इन लोगों को ये एक जॉय ट्रिप लगता है कि हम। अच्छा वाकई ऐसा है? और क्या, मुझे आप बात बताएं ना कि उन्होंने और जाके क्या करना क्या है वहाँ पे। वो कहते हैं कोई मीटिंग्स होती हैं एशियन हॉकी की, वर्ल्ड हॉकी की, उसमें शिरकत करते हैं। जब मीटिंग होती है जब अच्छा चलें जी, मुझे ये बताएं वो वैसे रीजन ये देते हैं फेडरेशन टू फेडरेशन बॉन्ड बिल्ड करने के लिए हम जाते हैं। बॉन्ड बिल्ड करने के लिए टूर्नामेंट पे ही जाके करना है। बाकी टीमों के तो कोई सेक्रेटरी नहीं आए होते। मैंने तो बहुत कम देखा है कि किसी टीम के सेक्रेटरी आए हो या इंडिया की टीम का ही इवन कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वहां पे आया हो। हमारी टीम के ही होते हैं, हमारी टीम के ही ये जो लोग हैं वहां पे जाके बैठे होते हैं। तो वो किससे बॉन्ड बिल्ड कर रहे होते हैं फिर? किसी से नहीं कर रही, सब बहाने हैं सवेरा, ये बहाने। इन बहानों के ऊपर आप देखें मीडिया पे बैठ के अपने आप। अच्छा ऐसा तो नहीं कोई थोड़ा बहुत कोई बिजनेस हो रहा होता है और मुल्कों में पीएचएफ के प्रेसिडेंट और सदूर अपने इनके काम वाम होते हैं छोटे मोटे, वो भी साथ ही निपटा लेते हैं, कुछ अगले टूर प्लान कर लेते हैं। यार हाफिज साहब देखें, आपको सब कुछ का सब चीज़ों का पता है, उगलवा आपसे रहेंगे, पता मुझे भी है। देखें मुझे कोई अल्लाह माफी दे, मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। मैं हमेशा साफ और सच्ची बात की और आज भी मैं यही बात करता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान हॉकी का कुछ नहीं बिगड़ा है। पाकिस्तान हॉकी अभी भी जो है इसको अगर टाइम दिया जाए और साफ सुथरे तरीके से इसको चलाया जाए तो पाकिस्तान हॉकी कम बैक कर सकती है, अभी भी कम बैक कर सकती है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बड़े लड़के हैं, यंगस्टर्स जो हॉकी खेल रहे हैं और खेलना चाहते हैं और आगे चीज़ें बेहतर होंगी। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हॉकी
के पास फाइनेंस किधर है, पैसे कहाँ हैं, गवर्नमेंट पैसे क्यों नहीं दे रही है? गवर्नमेंट तो क्लेम करती है बहुत पैसे दे रहे हैं हम, दे दिए हैं ना, दे दिए। हाँ। अब नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वो कहते हैं कि बीच में जो है खा लिए गए पैसे, इनको जितने पैसे Corruption देंगे हो गई, खा जाते हैं चले पैसे, गए। करप्शन हो गई। अब मुझे अब एक और बात का भी जवाब आप खुद ही देंगी सवेरा कि भट्ट साहब जवाब आपने देने हैं। हाँ, नहीं, मैं थोड़ी ऐसे ना करिए। मुझसे WhatsApp जवाब में उल्टा, मैं सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ यहाँ आप खुद पे। दे रही हैं, अपना जवाब आप खुद दे रही हैं। अच्छा, वो पैसे अब गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं दे रही। आप ज़्यादा अच्छा तरीके से बताइए। क्योंकि पाकिस्तान की जो, जब आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाए ना, किसी इदारे के ऊपर कि हम इनको इतने पैसे देते हैं और इन पैसों का हिसाब किताब नहीं होता, ना ही पता चलता ये पैसे कहाँ गए, कहाँ लगाए गए, कहाँ से आए, तो वो चीजें फिर गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको पैसे नहीं देने, आप हमें बता दें कि टूर कहाँ जा रहा है, कितने पैसे बनते हैं, वो पैसे लगेंगे। ये चीजें जब तक कोई साफ सुथरा इंसान या साफ सुथरा बंदा आके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नहीं बैठेगा, तब तक कोई पैसा किसी मैं इवन ये भी कहूँगा कि आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो भी पैसे नहीं देंगे, क्योंकि इतनी की इनकी वो चीज़ हो चुकी है कि हालात इस तरह के बन चुके हैं, डिस्ट्रस्ट है एक बीच, कोई नहीं कर देना चाहता बेसिकली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे, ताकि पाकिस्तान हॉकी ग्रो करे। हाँ, तो मत दे पैसे, ठीक है, बजट बना के आप उनको देते हैं, मत दे पैसे, वो उस बजट को ये चाहिए, आप अपने वो जिन्होंने रखने पैसे, वो आईपीसी गवर्नमेंट के कोई हो, वो रखें अपने पास और अपने हिसाब से खर्चा करें। बट लाला, जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के पैसों की, हमेशा बात होती है फाइनेंसेस, ठीक है, क्रिकेट में आईसीसी की तरफ से जो फंड्स आते हैं, बहुत बड़ी हमारी बैकिंग उस वजह से, बट अदर देन दैट क्यों पाकिस्तान हॉकी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे खुद जनरेट नहीं कर सकते पैसे? क्यों कभी हमें कॉर्पोरेट एंटर करती हुई नहीं दिखी? क्यों कभी हमें अपने लड़कों के चेस्ट पे कहीं ना कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखी, जिस तरह क्रिकेटर्स की तो पूरी किट भरी हुई होती है? सवेरा, आप एक तो परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है, स्पॉन्सरशिप को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास भी ऐसे हालात हो गए थे कि हमारी इवेंट, हमारे टूर्नामेंट्स को कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा था। अगर आपको याद हो पिछले दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, नाम, स्टार्स बहुत मैटर करती है। ऊपर से फिर हॉकी चले गए बांग्लादेश या कहीं और चले गए, वहाँ पे 3 मैचेस खेल के आ गए, उसको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा अगर पाकिस्तान टीम के एशिया कप में या कोई वर्ल्ड कप वगैरह, ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं, तो लोगों अट्रैक्शन है, उसमें स्पॉन्सर आते भी हैं। बात वही है कि सवेरा, जब आपके पास स्टार्स हो ना, आपको मार्केटिंग करना ईजी हो जाती है। आप ब्रांड्स को लेके आते हो, आप प्राइवेट सेक्टर से, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर्स का आना स्पोर्ट्स की तरफ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्क्वॉश हो गया, आपकी हॉकी हो गई है, तो आपके जो मार्केटिंग के लोग हैं ना, वो बहुत तगड़े और प्रोफेशनल होने चाहिए, उन्हें आने चाहिए, रेहान को बेचना आना चाहिए उनको, इतना बड़ा स्टार है तो उनको खेल का पता होना चाहिए सबसे पहले, और फिर बेचना आना चाहिए। वही ना, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस खेल में, आपको खुद मोहब्बत नहीं है उस खेल से, तो आप कैसे बेचेंगे? आज सवेरा आप मुझे बिठा दो, आप मुझे कुर्सी पे बिठा दो हॉकी बेहतर करने के लिए, मैं क्या कर पाऊंगा? मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब वही है, बार बार रिपीट करता हूँ कि सही बंदे को सही जगह बैठाओ। ये वो जो उस दिन जुनेद भाई बैठे हुए थे हमारे साथ, ठीक है ना, अपने बलबूते पे एकेडमी लगाई है, जिस तरीके से भी वो चला रहे हैं, बहुत मजा आया। खैर एनीवे, वहाँ जाके बच्चे 400 बच्चा का माशाल्लाह से खुद अपने बलबूते वो बंदा कर रहा है। तो ये लोग जो हैं, ये जितने भी आप हमारे ये हॉकी के टॉप स्टार्स रहे हैं, यार इनसे काम क्यों नहीं ले हम? बिल्कुल, जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हुए हैं, इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जरूरी है। पेट्रन इन चीफ है प्राइम मिनिस्टर। हाँ ना, तो मैं शहबाज शरीफ साहब अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह करे ये देख रहे हो, या क्लिप भिजवा दें उनके बाद, सर ये हमारे स्टार्स रह चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में, प्लीज़ इनको बुलवा के इनकी सुने, सियासत के ऊपर किसी को ना कुर्सी दें, ना बैठाएं, उन लोगों को बिठाएं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, इस मुल्क का नाम रोशन किया है दुनिया में। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर प्लीज़ आप इन चीज़ों को बहुत सीरियस लें, इन चीज़ों को करें, इनकी वजह से दुनिया में अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस जो है वो हॉकी की तरफ भी करें। जैसे जब भी हम टैलेंट की बात करें, तो ये वाला PSL आपने कहा स्टार्स अगर हों तो आपको अपनी मार्केट करने में आसानी होती है। ये PSL किस तरीके से देखते हैं आप नए खिलाड़ियों के लिए? कुछ आपको ऐसी नजर आई कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए? इससे पहले इमरान जितने भी PSLs हुए हैं, ठीक है, सबके अंदर हमें टैलेंट नजर आया है।
पाकिस्तान की जो बैकबोन बनी हुई थी वो PSL के अंदर जो टैलेंट था वो खेले और वहां से हम लोगों ने टैलेंट को लिया है। ये वाला जो सीजन है ना, ये वाला, ये चलो एक बात और बात करते हैं। अभी इंडियन प्लेयर की बात हो रही थी, वो बच्चे की जो 14 साल का वो लोग कहते हैं, सूर्यवंशी हाँ 35 बॉलों पे उस लड़के ने 100 कर दी है। आपको हर IPL की टीम के अंदर कोई ना कोई बच्चा इंडिया से खेलता हुआ नजर आ जाएगा कुछ अरसे में। टैलेंट आ रहा है वहां से, ठीक है। वो किसी मकसद के लिए लीग हो रही है, लीग्स होती इसी तरह ही है, इसलिए कि कोई नया टैलेंट सामने आए। इस PSL के अंदर सिर्फ एक वो लड़का फास्ट बॉलर अली रजा, वो भी 1-2-3 मैचों में खुदा ना खासा अगर परफॉर्म ना करेगा तो कहेगा काट है। वो भी मतलब नजर आ रहा है, तो वो एक बच्चा मुझे नजर आ रहा है। कोई मुझे नजर आए जैसे फहीम लड़का है लाहौर कलंदर में, जिसको उसको कंटिन्यू ओपन कराए जा रहे हैं, तो वो टैलेंट नजर आना चाहिए कि यार नहीं, और नया टैलेंटेड प्लेयर यार 2 मैचों के बाद नजर आना शुरू हो जाता है, दरवाजा तोड़ के एंट्री करता है, तोड़ के। मुझे इस पूरे PSL के अंदर कोई बता दे कोई नया टैलेंट। हाँ, कोई एक नया टैलेंट नहीं, बट यस वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। मगर अली रजा की लाला, जब आपने बात की, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे जरूर जानेंगे क्या इतनी जल्दी अली रजा को पाकिस्तान टीम में इंट्रोड्यूस करवाना सही फैसला होगा कि नहीं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom, Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी टैलेंट क्या क्या दिखा इस दफ़ा PSL से। एंड अली रज़ा एक ऐसा नाम जो कि पहले से ही आइडेंटिफाई हो गया था और आपको PSL में दिखा, वो हाईलाइट हुआ, मगर वो पहले से आइडेंटिफाई हो चुका था। बट लाला, अब खबरें ये आ रही हैं कि क्योंकि बांग्लादेश ने टूर करना है पाकिस्तान का, अली रज़ा को अभी से इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करवाना सही टाइम है। सवेरा फास्ट बॉलर को अगर कम एज में तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ। बैट्समैन लेट देम टेक द टाइम, 2-3 सीजन खेले, उसके बाद मैच्योर होके आए, डिफरेंट कंडीशंस में खेले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप फास्ट बॉलर को बिल्कुल आप चांस दे सकते हो, और बांग्लादेश के खिलाफ आप करें, आपने ट्राई कर लें। जो नए कोच भी अगर आएंगे तो उनको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, इसलिए क्या कि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अपने एक्सपेरिमेंट्स करें यहाँ पे, बिल्कुल करें। मतलब जिन लोगों को न्यूजीलैंड लेकर गए मुश्किल कंडीशंस में, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अगर वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए तो होम सीरीज़ में उनके ऊपर एतमाद रखना चाहिए या फिर अपने बेस्ट प्लेयर्स की तरफ वापस चले जाना चाहिए? आप मुझे ये बताएं, क्या जिनको लेके गए थे वो यहाँ पे PSL सीजन में कामयाब रहे? नहीं रहे। वो परफॉर्म कर रहे हैं, 1-2 ही नज़र आ रहे हैं ना, वही आपको हारिस नज़र आ रहा होगा, आपको हसन ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया, हसन ने, ठीक है, जबकि उसने वहाँ पे 100 किया है। हाँ, क्योंकि आपने वहाँ पे चांस दिया था, उसने 100 किए, तो बांग्लादेश के खिलाफ आप चांस दे दो, घर पे चांस दो, ठीक है ना। हाँ, अपनी कंडीशन में चांस आप बिल्कुल दें उसको। देखिए, अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हो ना, तो फिर उसको पूरा कॉन्फिडेंस दो। भाईजान, ये आपके पास 2 सीरीज हैं, आप कर सकते हैं तो इसमें करें, अच्छी बात है। वरना पीछे लाइन लगी हुई है, लेकिन लाइन अगर लगी हुई हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या नाम है हमारे ओपनर का, बच्चे का, साहिबजादा फरहान। अब साहिबजादा टॉप पे जा रहा है, परफॉर्मेंस सबसे टॉप पे है, किया है उसने। आप उसको खुला चांस दो बांग्लादेश के खिलाफ, जाओ करो। साइम अयूब भी भाई अभी इंजरी से वापस आया, वो भी खेलेगा, जाहिर बात है। फिर आपके पास फखर भी है, फखर को अब जगह बनती है। फखर मतलब ये नहीं कि उसको रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको खिलाओ। सीनियर्स होने चाहिए टीम के अंदर, बिल्कुल ही जूनियर ना कर दो, ठीक है ना। तो इन प्लेयरों को इस तरह फास्ट बॉलर्स में मैं तो कहता हूँ, आप शाहीन को रेस्ट दो, उसको बिठाओ, हारिस रऊफ को बिठाओ, आप नसीम शाह को आप बिठाएं। हारिस रऊफ को शिद्दत से जरूरत है रेस्ट की, वैसे ये जरूरत है इनको बिठा। आपके पास फास्ट बॉलर हैं पीछे, एक आता है एक्सपीरियंस खिलाओ, बाकी उसके साथ साथ जो आपके डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, PSL में दिए, उन लड़कों को बिल्कुल चांस दो। साहिबजादा के नंबर पर भी फिर आपकी राय होगी कि उसको जिस पर वो परफॉर्म कर रहा है। यार मुझे ये बताओ, तुम उसको ओपन कराते हो, पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं, वहाँ जाके आप 5वीं 6ठे पे ओपन कराते हो, 5वीं 6ठे पे खिलाते हो, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ओपनर की जगह ओपनर ही हो ना फिर यार। और मुझे 3 नंबर तक आज तक समझ नहीं आई यार, 3 नंबर भी ओपनर ही होता है हमारा। अगर आप 3 ओपनर खिलाते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। सो साहिबजादा फरहान, साइम एंड देन फखर, क्या ये हो सकता है हमारा टॉप ऑर्डर? बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आ गया वो हमारा कप्तान सलमान अली आगा आ गया, ठीक है। वो जबकि अभी तीसरे पे खेल रहा था सलमान, बट सलमान की जगह शायद वो स्लो खेलते हैं, तो तीसरे पे मुश्किल है। आप उसको ऊपर कर दो,
3 पे आगा को 3 पे कर दो, फखर को 4 पे कर दो, 5 पे आप अपना ये जो जितने भी आपके पास इस वक्त एक ही तरह के प्लेयर हैं, सॉरी आपके पास इफ्तिखार, आपके पास खुशदिल शाह, इरफान खान नियाजी खेला। इरफान खान नियाजी तो यहाँ पे भी रन नहीं कर रहा, वहाँ पे भी नहीं कर रहा था। इफ्तिखार लाला, वैसे इफ्तिखार तो अब साल 1.5 साल हो गया कि इफ्तिखार, क्या इफ्तिखार की जगह कोई और आपके पास है? बट इफ्तिखार क्या इफ्तिखार से बेहतर आपके पास कोई और है? अगर नहीं है कोई ऑप्शन नहीं, ठीक, आप खुशदिल को लाए हो ना यार, खुशदिल है आपके पास एक दूसरा एक लड़का जो अच्छी हिटिंग करता है, क्या नाम है, समद, अब्दुल समद आपके पास है। इस वक्त पूरी पीएसएल में कोई और तो नजर नहीं आ रहा ना आपको, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेज इनकी नजर आ रही है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है इनकी, ठीक है ना। हाँ, आप खुशदिल को रखो साथ में, समद को रखो, मैं तो कहता हूं कि आप इसको भी रखो, इफ्तिखार को भी रखो इस नंबर के लिए, ताकि जो दो अंदर खेल रहे हो ना उनको पता होना चाहिए कि यार इफ्तिखार भी है, डर रहे हाँ। बेंच को स्ट्रॉन्ग रखो। इफ्तिखार ने यार कोई इस उम्र में शादी तो नहीं करनी ना, क्रिकेट ही खेलनी ना, कौन सा चाचा क्या उम्र है, बिल्कुल ठीक उम्र है, जवान आदमी है, छक्के मारता है यार, बॉलिंग करता है, फील्डिंग में भी बिल्कुल हल्का नहीं है वो लड़का। इट्स नॉट अबाउट एज, क्या वो फिट है वो लड़का, अगर फिट है तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार बहुत अच्छी चॉइस है आपके पास अभी भी। मोहम्मद हारिस को भी रखेंगे आप? मोहम्मद हारिस भी होगा, ज़ाहिर बात, परफॉर्म कर रहा है वो लड़का, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मोहम्मद हारिस ने अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कहा कि उनसे कमिट किया, सिलेक्टर्स ने कमिट किया कि चौथे नंबर की तैयारी करो, ओपन में तुम जगह नहीं है हमारे पास ओपन में, तो चौथे नंबर की तैयारी करो, सो ही इज फोकसिंग ऑन दैट। बिल्कुल ठीक है ना सवेरा, आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए, इट्स नॉट अबाउट नंबर, किस नंबर पे, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो कम बॉलों पे ज्यादा रन करने वाले हों, जो 200 की स्ट्राइक रेट से, ठीक है, अपना स्ट्राइक रेट 100 से शुरू करे, 150 पे ले जाए, खत्म करे, 200 पे खत्म करे, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए, उनको बनाना पड़ेगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, यूं करके साल गुजरता है, पता भी नहीं चलेगा, तो अपनी तैयारी अभी से करो। ये कोच ने अपना प्लान किया होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया हो, गोरा बंदा है वो, प्रोफेशनल आदमी है, उसने अपने प्लान के साथ आएगा, और हमें चाहिए कि हम उसके प्लान को सपोर्ट करें, उसको टाइम दें और एक कॉम्बिनेशन बनाएं और उस कॉम्बिनेशन को लेके जाए। बिल्कुल हर प्लेयर को बता, लेकिन हर प्लेयर का उसको हर प्लेयर को वो बता के लेके चले अपने साथ टीम में, कम्युनिकेशन जो लाला एक चीज जो कि अभी पूरे पीएसएल में नोटिस की गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये जीत रही है, जीतने के सफर पे है, अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बट हैदर अली, अ क्यूरियस केस ऑफ हैदर अली, हैदर को सिर्फ एक ही दफ़ा बारी मिली बैटिंग करने की, हैदर से ऊपर जो है वो ऑलराउंडर्स आए, हैदर ने अच्छी बारी खेली थी, वो पूरी बारी नहीं खेली थी। शादाब खान उस नंबर पे खेलते हैं जिस पे हैदर की बात हो रही है खेल, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कैप्टन्स अपने कंपटीशन को इस तरह किल कर सकते हैं विद इन द लीग। कप्तान अपने साथ भी ज्यादती करेगा, टीम के साथ भी ज्यादती करेगा, मेरिट के ऊपर तो डिसीजन लेने हैं ना, ठीक है ना, लेकिन कप्तान तो वो है ना, नहीं, अभी शादाब है ना, पीएसएल की बात कर रही हैं आप। देखिए हैदर अली पास्ट में भी रहा है, बीच में रहा है, पैचेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करता रहा है, वो लड़का ऐसा है जो मेरे साथ अभी बीपीएल में था, उस लड़के से बात करने की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंड। 5 घरों के अंदर 5 भाई एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, फैमिली अलग अलग सोच की होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके साथ वो ऐसा प्लेयर है कि बुरा नहीं है, उसके पास तगड़ी हिटिंग है, वो कंपटीशन डाल सकता है जो मिडिल ऑर्डर के साथ, फ़ख्र हो गया, इफ्तिखार हो गया, खुशदिल हो गया, समद हो गया, ये इनके साथ कंपटीशन में आ सकता है। वो ऐसा प्लेयर है कि 16-15 लड़कों के साथ बेंच में पीछे बैठ सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी ओपनर का पता होना चाहिए कि वो बेंच पे बैठा हुआ है जब मैं खेलने जाऊँ, मिडिल ऑर्डर को पता होना चाहिए, स्पिनर को पता होना चाहिए, फास्ट बॉलर को पता होना चाहिए कि इनके पास ऑप्शंस हैं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा ये इनको ले आएंगे। तो हमेशा कहता हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ रखो अपने, हर प्लेयर को पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। हैदर अली को बिल्कुल चांस देना चाहिए, भी एक इनिंग खेली है इसने पीएसएल में, आगे चांस मिलता है उसको, अपने आप को प्रूव करे। ओपन है इस वक्त पाकिस्तान टीम सबके लिए, जो अच्छा परफॉर्म करे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, वो टीम में आराम से जगह बना लेगा। जनाब रेहान भट्ट साहब, आपकी भी वजह शोरत इंडिया के खिलाफ मैचेस हैं अच्छे और काफ़ी गोल किए हैं आपने, क्या सोच होती है जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं और इतनी कामयाबियाँ भारत के खिलाफ ही क्यों आपकी हैं? देखिए इंडिया के खिलाफ अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ डू एंड डाई सिचुएशन पे मैंने गोल किए। पहले 2002 में कारगिल वॉर के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया जो है 2002 में दोबारा आपस में खेलना शुरू हुआ। तो 2002
ब्राउन्स मेडल मैच था जर्मनी में, तो लास्ट 3 से 4 रहते थे मिनट, तो मैं अंदर ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ, मैं रिजर्व प्लेयर था और मेरा पहला टूर्नामेंट था। मैं अंदर एंटर हुआ तो वो 2-3 मिनटों में 2 गोल किए और पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया। और जब मैच जीत गए, हम ब्राउन्स मेडल जीत गए, 7 साल के बाद खेल रहे थे इंडिया के साथ, तो बड़ा वापस आए तो बड़ा हाल के एक ही रात में रेहान बट को कोई नहीं जानता था और अगले ही रात हर पूरा पाकिस्तान रेहान बट को जानना शुरू हो गया कि जी इंडिया के खिलाफ एक नया लड़का है, उसने गोल किए हैं। ये तो सुल्तान साहब होते थे नुमाए वक्त के हमारे, सैयद सुल्तान आरिफ साहब, उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैंने आके उनको इंटरव्यू दिया और सेम 2003 चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा ब्राउन्स मेडल का मैच इंडिया के साथ 3-3 गोल से मैच बराबर खेल रहे थे और आखिरी मिनट था, फिर मैंने गोल कर दिया और 4-3 मैच वो जीत गए। तो फिर सुल्तान आरिफ साहब ने बुलाया मुझे और मुझे कहते हैं कि यार पहले मैं समझता वो तुक्का लग गया तेरा, लेकिन जब दोबारा तुमने ये काम किया ना तो यार ये कोई काम करने देखने वाला था कि ये सारी चीजें। उसके बाद फिर बहुत इंडिया के साथ मैचेस खेले और जब भी खेले हैं तो इंडिया वाले 4-4 बंदे 3-3 बंदे मेरे साथ ही मार्क करके रखते थे कि ये बंदा गोल ना करे, बाकी जो मर्जी जैसे मर्जी हो। लेकिन ये अच्छा टाइम था और अच्छा गुजरा है। और इंडिया, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट की हो या हॉकी की हो, वो इंडिया से ऑन पेपर जितनी मर्जी हल्की हो, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं ना, मैच एक जैसा होता है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी इंडियन को बहादुरी से खेलते हुए नहीं देखा। हमारी टीम, जब भी पाकिस्तान की टीम क्रिकेट की हो हॉकी की हो, हम लोग खुले दिल के साथ किसी फेयर के बगैर खेलते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मैच है, पता नहीं क्या बनेगा। तो लिहाजा हमेशा ज्यादा करोड़ों की पॉपुलेशन है शायद, तो ज्यादा करोड़ों का बोझ उनके कंधे पे होता है। छोटे दिल के मगर एक चीज रेहान साहब, मैं बिल्कुल दिल तगड़े नहीं है उनके, मगर मैं एक चीज जरूर आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे वहाँ एक प्रोविंस की गवर्नमेंट ने संभाली हुई है हॉकी, हमारे मुल्क में कौन सी प्रोविंस की गवर्नमेंट है जो हॉकी का ख्याल कर सकती है? हाँ, वहाँ पे तो एक उड़ीसा स्टेट है, एग्जैक्टली, उन्होंने सारी हॉकी को समेट लिया हुआ है। इवन कि वहाँ पे शाहरुख खान साहब आते हैं, वर्ल्ड कप या कोई भी टूर्नामेंट होता है उसको होस्ट करने के लिए, उसके वो करने के लिए। हमारे यहाँ पे अगर आप सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो बड़े आराम से पाकिस्तान की हॉकी को वो संभाल सकती है। सिंध गवर्नमेंट को भी छोड़ दें, आप किसी एक यार FBR के चेयरमैन को प्रेसिडेंट बना देना। शैला रज़ा साहिबा हुई तो थी इन्वॉल्व साथ, फिर क्या वो देखें, वो भी अगर इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है, वो इन्वॉल्व हुई हैं, उन्होंने कोशिश की है चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें उनकी समझ में नहीं आई या वो खुद स्टेप बैक कर गई, आई डोंट नो क्यों। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है जी, वो ऐसे इदारे का चेयरमैन होना चाहिए जो रिच इदारे से FBR का चेयरमैन है, उसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बना देना प्रेसिडेंट। मैं कहता हूँ कि आपको पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। चौधरी याकूब साहब वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट थे, वो IGP थे, फंड ही नहीं रुकते थे उनके। मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, शायद पहले मुझे ये बताया ना कि पहले प्रेसिडेंट जो थे वो PIA का चेयरमैन फरूक उमर साहब, उसके बाद आप बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस इदारे के, कभी हॉकी को प्रॉब्लम हुई नहीं थी, कभी भी नहीं हुई थी। क्रिकेट तो अपने पैसे खुद जनरेट करता है ना, उसके बाद इस चीज को करना पड़ेगा सॉर्ट। और बस वक्त क्योंकि थोड़ा सा रह गया, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर, लाला, कौन सी है आपकी टीम? दोनों क्योंकि कल भी बात हो रही थी कि टेबल जो है वो ओपन है। हाँ। अभी तक पेशावर और पेशावर और मुल्तान के लिए नहीं है अभी टेबल, पता नहीं पॉइंट्स टेबल अगर हम जल्दी से दिखा दें तो। हाँ, क्योंकि कोई हालात ऐसे लग नहीं रहे। मतलब आप ये देखें कि रन स्कोर करने में मोहम्मद रिजवान सबसे ऊपर है, 302 रन हैं, द टॉप रन गेटर। और एज ए टीम जो है वो बॉटम पे है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लें तो पॉइंट्स टेबल ये आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, गुंजाइश पूरे जीतने पड़ेंगे। अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ कि अभी 4 मैचेस बाकी हैं मुल्तान के बाद, अगर 4 जीत गए फिर अचानक से क्या होगा? ये जादू की छड़ी होगी यार। अब क्रिकेट है ना, अब इस तरह हम तो देखो ना, प्रोबेबिलिटीज पे बात कर सकते हैं, बट बाकी भी तो खेल ही रहे होंगे ना। बाकी भी खेल होंगे। पेशावर का क्या चांस है? पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस में से 2 जीते हुए, 4 इनके भी बाकी हैं। इनके पास भी कुछ थोड़े से चांसेस हैं कि ये कर सकते हैं कि नहीं, साथ में माइनस में भी है ना। बट जो ऊपर की टीम्स हैं वो भी तो खेलेंगी, वो भी तो कुछ जीतेंगी, तो जरा मुश्किलात बढ़ गई हैं। एंड आप ये देखें कि हमारे दोनों फॉर्मर कैप्टन्स की टीम्स जो हैं, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी 5वें और 6ठे नंबर पर है। सो यस, योर टीम।
माई टीम फॉर टुडे आई गो विद नीचे, तो मैं नीचे वाले को सपोर्ट करूंगा, मुल्तान को। ओहो वेरी। रेहान आप भी फॉलो कर रहे होंगे पीएस? ना, मैं भी आज मुल्तान को, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर से मुल्तान लास्ट मैच खेला, जो उन्होंने अच्छा स्कोर किया लेकिन वो चेज हो गया, तो मेरे ख्याल से कि आज मुल्तान बेहतर खेलेगा। रिजवान का मैं नहीं कह सकता कि वो कैसी वो क्या करता है, बट एज ए टीम आज ये टीम बहुत बेहतर खेलेगी मेरे ख्याल से। कोयटा हाफिज जो है वो कोयटा, हाफिज का रिकॉर्ड ना बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। मतलब हाफिज इस वक्त यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चल रहा है यहाँ पे, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में जीत रही है। बट येस, आई वुड गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स एज वेल। लेट्स सी कि कौन सी टीम जीत हासिल करती है। बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। सो इट इज़ मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स इन लाहौर टुनाइट। लेट्स सी कि कौन सी टीम जीतती है। विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।